Hello students, Namaskar. This is Santosh. Once again, you are welcomed on our YouTube channel Anshul Classes NKT. दोस्तों, हमारा ग्रामेटिकल टॉपिक चल रहा था नाउन। आज हम फिर से उसी को आगे बढ़ाते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में बताया कि सर निरंतर टॉपिक को चलाइए, तो उसी के चलते मैं पहले ग्रामेटिकल कंसेप्ट को क्लियर करवाता हूँ आपको। नाउन को थोड़ा सा मैं पीछे का क्लियर कर देता हूँ। देखिए, शॉर्ट में हमने पढ़ा नाउन। सबसे पहले हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी। नेम ऑफ ऑल नेम्स, जो भी ऑल नेम्स होते हैं, कोई भी थिंग्स है, कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, चाहे वो दृश्य हो, अदृश्य हो, सजीव हो, निर्जीव हो, यदि उसका अपना नाम है तो वो नाउन कहलाएगा। दूसरी जो साधारण डेफिनेशन थी वो अपन ने ये देखी थी, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन दैट इज कॉल्ड नाउन एक्सेट्रा, सारे आ गए इसमें। फिर हमने नाउन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। देखिए, मैं दोबारा से लिखता हूं। हमने नाउन के टाइप्स को दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। यहां पे काउंटेबल को मैंने तीन भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा था कॉमन नाउन। ध्यान से समझना, मैं जो डायग्राम बना रहा हूं, पहली नाउन की क्लास में मैंने अलग टाइप से डायग्राम बनाया था। आज की क्लास में मैं थोड़ा हटके डायग्राम बना रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से नाउन को एक्सप्लेन करूंगा ताकि एक ही बार में आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। तीसरा होगा कलेक्टिव नाउन। यहां अनकाउंटेबल नाउन को भी हमने दो भागों में बांटा था। पहला था मटेरियल नाउन, दूसरा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टूडेंट्स, आप लोग ये मत सोचना कि सर ये तो आपने पहले वाले चार्ट में भी पढ़ा दिया था। अगर मैं इनको दोबारा लिख रहा हूं तो जरूर इनके पीछे कोई ना कोई अन्य ऑब्जेक्ट है जो आपको सीखने को मिलेगा। यहां मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा इन हिंदी, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा जो होती है वो किसी भी बुक्स के अंदर चाहे कुछ भी क्यों ना दे रखी हो, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए जो भी चीज दुनिया के अंदर फिक्स है, चाहे वो दृश्य हो, अदृश्य हो, सजीव हो, निर्जीव हो, फिक्स होते ही वो चली जाएगी प्रॉपर नाउन में। इसके जस्ट अपोजिट आते हैं कॉमन नाउन में। यहां अपन इसको बोलते हैं अनफिक्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कॉमन नाउन की मैंने आपको दो पहचान बताई थी। पहली बात तो अनफिक्स होगी, और दूसरी बात जिससे हमें ये आइडिया लगे कि ये तो कोई भी हो सकता है या हो सकती है। बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था मैंने पिछली क्लास में, आप वहां यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो फर्स्ट क्लास को। तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन। दोस्तों, कलेक्टिव नाउन की मैंने बात की थी दो प्रकार से पहचान करने की। पहला तो होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, और दूसरा बताया मैंने ग्रुप ऑफ थिंग्स। यहां हमने देखा कि हमारे पास दो शब्द ऐसे हैं, एक तो पर्सन और थिंग्स। इन दोनों का जो भी ग्रुप होगा उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो अनेक अनेक व्यक्तियों के समूह को और अनेक प्रकार से वस्तुओं के समूह को डिनोट करते हैं। वो भी मैं आपको एक सारणी के माध्यम से लिखवाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनकाउंटेबल की। मटेरियल के अंदर मैंने आपको बताया था पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। दोस्तों, ध्यान रखना, जो भी शब्द आपको ऐसे लगे कि ये पदार्थ की किसी भी अवस्था से बिलोंग करता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वो शब्द किससे बिलोंग करेगा? मटेरियल नाउन से बिलोंग करेगा। अभी मैं इनकी शॉर्ट में डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, जो प्रॉपर तरीके से मैं प्रत्येक नाउन को लूंगा तो पूरी चीज डिटेल से बताऊंगा। घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है। हम वो चीज भी देखेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर नाउन से संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो चीजें बताई जाए हमें पहले थोड़ा सा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो ऐसे भी हैं कि जिनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। पहले मैं बेसिक पढ़ाता हूं, फिर अपना हर तरह के एग्जाम्पल करेंगे जो एग्जाम में आए हुए भी हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, भाववाचक संज्ञा की पहचान मैंने आपको ये बताई थी कि सबसे पहले
जिस चीज को हम केवल और केवल फील कर सकते हैं, ओनली फेल्ट। मैंने फर्स्ट पहचान में लिखा ओनली फेल्ट, यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसा शब्द जिसको अपन केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, महसूस करने के अलावा उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसका रंग रूप आकार आकृति नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, तो उसको अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ले जाएंगे। अब देखिए इन सारी चीजों का दोबारा लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था। बोले सर हमारे को कैसे पता चलेगा कि वो सारी चीजें जो महसूस की जाती है वो कौन कौन सी हैं। देखिए इसका भी मैं आपको रामबाण इलाज बताता हूँ। पहले अपन देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा की दूसरी पहचान क्या है। दोस्तों हमारे पास हिंदी भाषा के अंदर सबसे पहले हमें प्रत्यय और उपसर्ग का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग के पास वो पावर होती है जो शब्द में यदि आगे पीछे जुड़ जाएं तो शब्द का अर्थ भी कहीं और ले जाते हैं और शब्द का उपयोग भी बदल जाता है। तो देखिए वो का वही सिस्टम अपने इंग्लिश में चलता है। एक वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर एफिक्सेज, वर्ड होता है एफिक्स। ये दो प्रकार का होता है, इसलिए मैंने इसका प्लूरल बनाने का सेंस में क्या कर दिया, ईएस लगा दिया, एफिक्सेज। दोस्तों एफिक्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है प्रीफिक्स और सेकंड है सफिक्स। लिसन टू केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास वर्ड है एफिक्स। एफिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एट फर्स्ट इज प्रीफिक्स एंड सेकंड इज सफिक्स। दोस्तों सबसे पहले हमें ध्यान में होना चाहिए कि प्रीफिक्स को अपन हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग, प्रीफिक्स को हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग और सफिक्स को हिंदी में बोलते हैं अपन प्रत्यय। जिस प्रकार इनका इंपॉर्टेंस हिंदी में है, संस्कृत में है, ठीक उसी प्रकार एज इट इज इंग्लिश में है। दूसरा मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का दूसरा आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं, पहचान बता रहा हूं। तो एफिक्स क्या होता है, देखिए यहां मैंने ये एरो इधर घुमाया, एक एरो इधर घुमाया, इनके बीच में मैंने लिख दिया रूट वर्ड। क्या लिख दिया, रूट वर्ड। दोस्तों रूट वर्ड का मतलब होता है मूल शब्द, यानी अपन इसको ये भी बोल सकते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड। बेस फॉर्म किसको बोलते हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा शब्द ले लो, अगर उसका हमने ऐसा छोटा से छोटा अर्थपूर्ण टुकड़ा निकाल लिया तो उसी छोटे से छोटे अर्थपूर्ण टुकड़े को ही अपना रूट वर्ड बोलेंगे, मूल शब्द बोलेंगे, यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ड बोलेंगे। जैसे बेस फॉर्म ऑफ वर्ड को पहचानने का तरीका देखिए, मैंने यहां पे लगा दिया डिस एग्री। दोस्तों ये एक वर्ड है, इसको चाहे बड़ा मानो चाहे छोटा मानो, लेकिन इसके अंदर यदि हमने कोई भी इससे छोटा यदि अर्थपूर्ण मीनिंगफुल वर्ड यदि हमने क्रिएट कर दिया तो समझ जाना वो जो मीनिंगफुल वर्ड है वही क्या कहलाएगा, रूट वर्ड कहलाएगा। दोबारा सुनना ध्यान से। जैसे इसके अंदर देखिए मैंने निकाल लिया डिसएग्री, इसके अंदर सबसे छोटा से छोटा वर्ड दिख रहा है मेरे को, अलग ही दिख रहा है एग्री। एग्री यानी क्या होता है, सहमत। भाई डिसएग्री यानी क्या होता है, असहमत। इसके हमने दो टुकड़े किए, एक तो किया हमने डिस, दूसरा किया हमने एग्री। दो टुकड़े, एक वर्ड था, एक से हमने दो टुकड़े कर दिए। क्या अब भी आप इसके कोई तीसरा टुकड़ा कर सकते हो इसमें जिसका कोई ना कोई अर्थ हो? इम्पॉसिबल। अगर ये बात इम्पॉसिबल है तो दोस्तों इसके अंदर ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ होता है? मैं आपसे पूछूंगी, मैं आपसे एग्री हूं तो आप समझोगे या नहीं कि मैं आपसे क्या हूं? इसका मतलब मैं आपसे क्या हूं, सहमत हूं। तो ये तो हो गया हमारा आरडब्ल्यू। आरडब्ल्यू बोले तो रूट वर्ड। मैं आपसे डिस हूं, मैं आपसे एग्री हूं, आप समझ गए, क्योंकि एग्री शब्द मीनिंगफुल वर्ड है इसलिए मैंने इसको रूट वर्ड कह दिया। लेकिन मैं आपसे ऐसे पूछूंगी, मैं आपसे डिस हूं, तो बता सकते हो मैं आपसे क्या हूं? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये एक एफिक्स है। एफिक्स से हमें मतलब आया कि रूट वर्ड का तो कोई ना कोई मीनिंग होता है, लेकिन प्रीफिक्स और सफिक्स का कोई भी मीनिंग नहीं होता। तो यहाँ पे डिस हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। बोले सर ये कैसे पता चला कि प्रीफिक्स है या सफिक्स है? साथ साथ लिखा हुआ है डायग्राम में, देखिए कोई भी ऐसा शब्द जो रूट वर्ड के पहले लगा हुआ होगा और उसका कोई अर्थ नहीं होगा तो वो प्रीफिक्स कहलाएगा, और कोई भी ऐसा शब्द जो रूट वर्ड के बाद में लगा हुआ होगा लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होगा तो उसको अपन बोलेंगे सफिक्स।
बताइए ये डिश जो है ये रूट वर्ड के पहले है या बाद में? पहले। अगर पहले है तो हम इसको क्या बोल देंगे? प्रीफिक्स बोल देंगे। यहां से हमारे एफिक्स की डेफिनेशन समझ में आई कि सर जिस भी शब्द का मीनिंगफुल नहीं होना होता है वो शब्द क्या कहलाता है? एफिक्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नो इंडिपेंडेंट मीनिंग। नो इंडिपेंडेंट मीनिंग का मतलब होता है कोई भी शब्द इंग्लिश के अंदर जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़े या पीछे जुड़े, अगर उसका कोई स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है तो आप उसको जरूर एफिक्स बोलिए। एफिक्स में या तो वो प्रीफिक्स होगा या फिर वो सफिक्स होगा। यदि उस शब्द के पहले लग रहा है, जैसे डिश लग रहा है, तो आप उसको प्रीफिक्स बोलो। अगर एग्री के इधर लगा हुआ है कोई अर्थहीन शब्द तो उसको आप सफिक्स बोलो। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज हमें सीखने को ये मिलती है कि जैसे हमने वर्ड लिया एग्री। एग्री का हमें पता चला कि इसका मतलब होता है सहमत होना। ठीक है दोस्तों, अभी एग्री के अंदर मैंने जोड़ दिया डिश। एग्जाम्पल और भी देखेंगे। एग्री के अंदर हमने क्या जोड़ा जी? डिश जोड़ा। अब एग्री में डिश जोड़ने पर हमें शब्द जो प्राप्त होता है वो शब्द है डिसएग्री। दोस्तों डिसएग्री का मतलब होता है असहमत होना। मेरे को एक बात बताइए, एग्री के अंदर हमने यदि कोई प्रीफिक्स जोड़ दिया तो बताइए सहमत से असहमत अर्थ चेंज हुआ कि नहीं? चेंज हुआ। तो चेंज हुआ तो हमें एफिक्स की दूसरी डेफिनेशन आती है चेंज टू द मीनिंग। चेंज टू द मीनिंग का मतलब हुआ कि ये शब्द किसी भी शब्द के अंदर जुड़ जाए। कौन कौन से शब्द? या तो कोई प्रीफिक्स या कोई सफिक्स, तो वो उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। दूसरी चीज ध्यान रखना, इस एफिक्स के अंदर यानी प्रीफिक्स और सफिक्स के अंदर इतनी पावर आती है कि ये क्या कर देते हैं? चेंज टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी चेंज कर देते हैं। कुछ भी हो जाए ध्यान रखना हमेशा, किसी भी मूल शब्द के अंदर यदि कोई अर्थहीन शब्द जुड़ जाता है, फिर चाहे वो प्रीफिक्स हो फिर चाहे वो सफिक्स हो, तो उस प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़ने के बाद में वो शब्द किस नाउन की भूमिका निभाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भूमिका निभाता है। अब इसी का एक ताजा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखिए हमारे पास एक वर्ड है मैनेज। मैनेज क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? वर्ब। इसका अर्थ क्या होता है? प्रबंध करना। दोस्तों मैनेज पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रबंध करना। दूसरी बात, इसी शब्द के अंदर यदि मैं कोई प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ देता हूं, जैसे हमने प्रीफिक्स का एग्जांपल ले लिया, अब लेते हैं सफिक्स का। मैनेज के अंदर हमने जोड़ दिया मंट, मैनेजमेंट। इस मैनेज में मंट जोड़ने के उपरांत मेरे पास एक नया शब्द आया मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट किससे बना है? मैनेज से बना है। मैनेज ऊपर तो वर्ब है, लेकिन मैनेज के अंदर मंट जोड़ने से ये नाउन हो गया। क्या हो गया? और इसका हिंदी अर्थ होता है प्रबंधक। क्या होता है? प्रबंधक, या फिर ऐसे बोल सकते हैं प्रबंधन। दूसरी चीज अपन ध्यान में रखेंगे कि इसके अंदर जो रूट वर्ड है वो तो है मैनेज, और इसके आगे जो मंट जुड़ा हुआ है इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, मेंट नहीं होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स इसको मेंट बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मंट। और ये मैनेजमेंट नहीं होता, ये होता है मैनेजमेंट। तो यहां हमने देखा कि मंट का, जैसे मैंने आपको बोला कि ये सारा कार्य मैं मैनेज कर लूंगा, इसका मतलब आप समझ गए कि सारे कार्य का प्रबंध हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये बात कहूं कि ये सारा कार्य मैं मंट कर लूंगा। मंट मतलब क्या कर लोगे? कुछ कर ही नहीं सकते अपन, क्योंकि मंट क्या है? एक सफिक्स है। क्या है? सफिक्स। और अभी मैंने आपको बताया कि सफिक्स हो चाहे प्रीफिक्स हो, इनका कोई सेपरेट यानी नो इंडिपेंडेंट मीनिंग, इनका कोई स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होता है। अब यहाँ पे यदि इसमें एक सफिक्स जुड़ गया मैनेज के अंदर, तो देखो वर्ब है, वर्ब से डायरेक्ट क्या बन गया? प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़ते ही नाउन।
तो ध्यान रखना, नाउन भी 5 प्रकार का होता है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इन पांचों में से कौन सा है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अपन पढ़ भी रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान करने का दूसरा तरीका। इस सारी कहानी की मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं, किसी भी मूल शब्द के अंदर यदि कोई प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़ जाता है तो वह शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भूमिका निभाता है। यह बात हुई हमारी पांचों प्रकार के नाउन के पहचान करने की। इतना ही काफी नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं आगे चलता हूं इसी कड़ी में। और निरंतर मैं वोकैब सेशन भी अपलोड करता रहता हूं, देखते रहिए। वीडियो में यदि कोई कमी आप लोगों को लगे या कोई चीज आपको ऐसे लगे कि ये पहले पढ़नी है, हमें इसकी ज्यादा जरूरत है, तो वो आप मेरे को बताते रहिएगा, वो भी मैं अपलोड करता रहूंगा। और साथ ही में आप चैनल का भी ध्यान रखें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी बढ़ाए अपने, और वीडियो को शेयर भी करें। इतना करने के बाद जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पॉसिबल, ध्यान देना, पॉसिबल। दोस्तों, पॉसिबल वर्ड के अंदर ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपको अर्थपूर्ण लगता हो यदि आप इसके टुकड़े करना चाहो तो? कोई सा वर्ड है ही नहीं, ये पूरा का पूरा ही एक वर्ड है जिसको अपन बोल सकते हैं क्या? रूट वर्ड। ओके, लेकिन इसी के अंदर देखिए, अब मैं बना देता हूं, पॉसिबल के पहले मैंने जोड़ दिया इम, और यहां मैंने लगा दिया क्या? पॉसिबल। ये पॉसिबल रूट वर्ड है। इम प्रीफिक्स है या सफिक्स? ये रूट वर्ड के पहले जुड़ रहा है। अभी मैंने बताया कि रूट वर्ड के पहले जुड़ने वाला प्रत्येक वर्ड क्या कहलाता है? प्रीफिक्स कहलाता है। किसी भी शब्द के अंदर चाहे प्रीफिक्स जुड़े चाहे सफिक्स जुड़े, वो शब्द किस नाउन की भूमिका में आ जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भूमिका में आ जाता है। ये लो, ये इम्पॉसिबल जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। कैसे ज्ञात किया मैंने कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं? देखिए, मैंने सबसे पहले इसमें देखा कि ये जो इम है, इससे मैंने पॉसिबल को अलग किया। तो पॉसिबल के अंदर और कोई छोटा वर्ड है नहीं, तो मैंने इम को निकाल लिया। इम का कोई अर्थ होता नहीं है, और किसी भी शब्द के पहले और बाद में यदि कोई शब्द जुड़ जाता है और उसका यदि कोई मीनिंग नहीं होता है, तो 100% या तो वो कोई प्रीफिक्स होगा या फिर वो कोई सफिक्स होगा। ध्यान इतना ही रखो, यदि रूट वर्ड के पहले जुड़ रहा है तो प्रीफिक्स बोल दो, बाद में जुड़ रहा है तो सफिक्स बोल दो। अब बताइए, यहां पे इम का कोई अर्थ है क्या? पॉसिबल का कोई अर्थ है तो वो होता है क्या? संभव। लेकिन हमने देखा कि इम का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है। इसका मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वो या तो प्रीफिक्स या फिर सफिक्स। तो अब पॉसिबल के अंदर इम जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, बहुवचक संज्ञा हो गई। दिमाग लगाने की बात यह है कि आपको रूट वर्ड छांटना आना चाहिए। जैसे देखिए, बात करते हैं दूसरी, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट के अंदर रूट वर्ड है या नहीं है, प्रीफिक्स है या नहीं है, सफिक्स है या नहीं है, या पूरा का पूरा ये रूट वर्ड है? इस चीज का पता करने के लिए हम इस पूरे से पूरे बड़े से बड़े शब्द के अंदर अपन ये देखेंगे कि छोटा से छोटा ऐसा कौन सा शब्द है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। हमने देखा कि इसके अंदर एयर भी है, एयर यानी हवा। इसके अंदर पेयर भी है, पेयर यानी जोड़ा। इसके अंदर मैन भी है, मैन यानी आदमी। लेकिन आपको जोड़ा वो ढूंढना है कि उसके पहले कोई प्रीफिक्स भी हो, सफिक्स भी हो, इस टाइप का होना चाहिए। जैसे आपने मैन को मान लिया, इसमें छोटा से छोटा शब्द बोले सर मैन का तो अर्थ होता है, लेकिन भाई इम्पेयर थोड़ी कोई प्रीफिक्स होता है। अरे हिंदी में उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं, फिक्स हैं, तो अपन राम को थोड़ी उपसर्ग मान सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार इस इम्पेयर को भी अपन फिक्स से उपसर्ग यानी प्रीफिक्स नहीं मान सकते। तो यहाँ पे हमारा जो रूट वर्ड है वो तो है पेयर, और मंट जो है सफिक्स है। सफिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। इम जो है रूट वर्ड के पहले लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं अपन प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। अब अगर इसके अंदर प्रीफिक्स अकेला हो, अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है ये वर्ड,
तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये नाउन है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए पहचान करना कि कौन सा शब्द एडवर्ब है, कौन सा शब्द एडजेक्टिव है, कौन सा शब्द वर्ब है, कौन सा शब्द नाउन है। ये सारी चीजें हमारे को पहचानना आनी चाहिए। दूसरी चीज, यदि हमने इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड हो रखा है, पा लिया, तो हमारे को 100% श्योर हो जाना चाहिए कि क्या है, नाउन है। और नाउन भी कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या गारंटी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? सीधी सी बात है, प्रीफिक्स या सफिक्स में से एक जुड़ा हुआ हो तो भी एब्स्ट्रैक्ट, दोनों जुड़े हुए हो तो भी एब्स्ट्रैक्ट। साथ ही हम इसके आगे चलते हैं। एग्जाम्पल उतार लीजिए आप। बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन, ये खाली मैं आपको नाउन का बेस बता रहा हूं, सिंपल वे में नाउन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जो स्टूडेंट शुरुआत से नाउन को पढ़ना चाहता है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, उसके हिसाब से मैं आपको नाउन पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अपन इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से हार्ड लेवल की बात करेंगे। अभी हमारा जो सेशन चल रहा है वो इजी लेवल का चल रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिए, नाउन को पढ़ने के लिए, नाउन को पढ़ने के लिए हमारे को 3 चीजें आना जरूरी है। सबसे पहले तो देखो आदमी के लिए जरूरी है सेंटेंस एनालिसिस। सेंटेंस एनालिसिस सबसे पहले सर्वप्रथम आदमी के लिए जो आना जरूरी है वो है सेंटेंस एनालिसिस। सेंटेंस एनालिसिस के लिए मैंने आपको शुरू की इंट्रोडक्शन वाली क्लास के अंदर आपको बता रखे हैं SVOCA, जाके देखना, बहुत शानदार वीडियो है चैनल पे। पूरा देखोगे आप लोग, क्या करते हो 5 मिनट देख लेते हो, चलो भैया बाद में देख लेंगे, छोड़ देते हो। पूरा वीडियो को देखा करो, जिससे पूरी क्लास देखोगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब सेंटेंस एनालिसिस के साथ साथ और कौन सी चीज है जो नाउन को पढ़ने के समय हमारे को ध्यान में आनी चाहिए, उसके अंदर देखिए 3 चीजें हैं। पहली है नंबर, दूसरी है जेंडर। सेंटेंस एनालिसिस के बारे में मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सेंटेंस एनालिसिस के एक अलग से क्लास बनाऊंगा। पूरे बहुत सारे नाना प्रकार के सेंटेंस लिखेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, क्या क्या चीजें होती हैं ग्रामर के अंदर जो हमारे को क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में मदद करते हैं, वो सारी चीजें मैं सेंटेंस एनालिसिस में आपको बताऊंगा। बाकी SVOCA मेरा आइडेंटिफाई किया हुआ है वीडियो में। नाउन हैज 3 एलिमेंट्स। नाउन के पास 3 एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी नाउन के क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद करते हैं। पहला है नंबर, दूसरा है जेंडर और तीसरा है केस। यानी देखिए, जब तक हमें हमारी मंजिल पता नहीं होगी तब तक हम हमारे लक्ष्य में कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों यहीं से हमारे को ये तीनों एलिमेंट से बात सिखाते हैं। क्या बात सिखाते हैं ये, कि जब हमारे को नंबर का पूरा ज्ञान होगा, जेंडर का पूरा ज्ञान होगा, केस का पूरा ज्ञान होगा, तब जाके आप लोग समझना कि अब मेरे को नाउन का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर मेरे को नंबर भी आता है, जेंडर भी आता है, केस भी आता है, लेकिन नाउन नहीं आता, नाउन के क्वेश्चन सही नहीं होते। अरे भाई सच बात तो यह है कि उसको नंबर, जेंडर, केस का ज्ञान है ही नहीं। अगर आंसर नहीं आ रहे हैं तो ये समझ लो कि उसको आधा अधूरा ज्ञान है। अपन एक्सरसाइज करेंगे काफी सारे, प्रत्येक बुक्स की एक्सरसाइज करेंगे, नेट के ऊपर से पेपर उठाएंगे अपन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनकी एक्सरसाइज करेंगे। कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नाउन हैज 3 एलिमेंट्स। नाउन के पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। अभी हमारा जो लेवल है इजी लेवल चल रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नंबर, दोस्तों आपको ये जो नाउन नंबर वाला सिस्टम है ये मिलेगा आपको ग्रामर के अंदर नाउन एंड द नंबर के नाम से टॉपिक मिलेगा। किसके नाम से मिलेगा? नाउन एंड द नंबर के नाम से। मैंने नाउन का नंबर पोर्शन शुरू किया है। देखिए, नंबर 2 मीनिंग साथ में लेके चलता है, एक तो संख्या, दूसरा वचन। अब बोले सर संख्या कितने प्रकार की होती है, वचन कितने प्रकार की होती है, कौन से लगाएंगे? दोस्तों जब भी आप मैथमेटिकल एश्योरेंस की बात करते हैं तो ध्यान रखोगे
कि मैथमेटिक के अंदर तो नंबर का अर्थ लगाओगे संख्या, और जब ग्रामर की बात करेंगे तो नंबर का अर्थ लगाओगे वचन। बहुत सारे वर्ड हैं जो एक वर्ड के काफी सारे मीनिंग होते हैं। जैसे देखिए अपन ने तीसरा एलिमेंट देखा था, इसका केस। नंबर 2 ही प्रकार का होता है, मैं सारी बातें समझाऊंगा आपको। नंबर 2 प्रकार का होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, जिसको अपन एक वचन और बहुवचन बोलते हैं। एक संख्या और बहुसंख्या नहीं, एक वचन और बहुवचन। भाई सबसे पहले तो अपन लिखते हैं आई, ही, सी, इट, ने। यहां हमने लिख दिया वी, यू, दे और नेम्स। ये हो गई हमारी बात नंबर की। ध्यान रखना, ये मत ध्यान में रखना कि सर नंबर 2 ही प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। नहीं, नंबर बहुत प्रकार का होता है। अभी मैं आपको जेंडर और केस के बारे में और बताता हूं, फिर हम हमारा एग्जाम की दृष्टि से फर्स्ट टॉपिक लेंगे नाउन एंड द नंबर। वहीं से हमारा मॉडरेट लेवल स्टार्ट होगा। ये बात की हमने। यहां सिंगुलर के साथ में मैं एक और ब्रैकेट में लिख देता हूं यू। बोले सर ऐसा क्यों? यू नीचे वाले में भी है और यू ऊपर वाले में भी है। दोस्तों ध्यान रखना, यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। आप ये मत सोचना कि ये 5-6 ही होते हैं कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट। नहीं, अनंत प्रकार के सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहां मैंने वो लिख दिए जिनकी 101% गारंटी है। इनको कोई कैसे भी करके यूज नहीं कर सकता प्लूरल में, और जो यहाँ प्लूरल में लिख दिया ना, उनको कैसे भी करके कोई भी इनको सिंगुलर में यूज नहीं कर सकता। ये कंफर्म है, इसलिए मैंने इनको इनके सामने लिख दिया है, खाली समझने के कारण। दूसरा हमारा जो पार्ट होता है नाउन का, वो होता है जेंडर। देखिए जेंडर दोस्तों हिंदी में बोला जाता है लिंग। 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? अभी तक आपने सुना होगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन एग्जाम के अंदर इनमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत सारे शब्द ऐसे, अरे अपन ये तो बता देंगे सर बॉय बॉय यानी लड़का, लड़के में कौन सा लिंग है? बोले पुल्लिंग है। लड़की में स्त्रीलिंग, बोले मोनिका में स्त्रीलिंग, सूरज में पुल्लिंग। नहीं, ये तो परीक्षा में आते ही नहीं है आजकल, बहुत पहले आते थे ये तो 90 के दशक में। आजकल ऐसा स्टैंडर्ड हो गया, जैसे आपको पूछ लिया कि MOON, मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा में बताइए कौन सा लिंग है? ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है? मैंने पूछा AIR, एयर यानी हवा, हवा में बताइए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग है। सन यानी सूर्य, फर्नीचर में बताइए कौन सा है? फर्नीचर, लकड़ी का सामान। स्टोन यानी पत्थर, पत्थर में बताइए। मैंने लिख दिया PEACE, पीस, पीस यानी होती है शांति। इस वर्ड के अंदर बताइए मेरे को कौन सा जेंडर है? अगर शब्द है तो नाउन है, यानी कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी शब्द नहीं बना जिसको अपन नाउन नहीं कह सकते। शब्द चाहे वो दृश्य हो, अदृश्य हो, सजीव हो, निर्जीव हो, कैसा भी हो, अगर शब्द है और उसका अपना नाम है तो वो 101% नाउन है। अगर ये भी शब्द है जिसका अपना नाम है पीस, इसको अपन मंकी नहीं बोल सकते, इसको एप्पल नहीं बोल सकते, ऑरेंज नहीं बोल सकते, इसका अपना खुद का नाम है पीस। इसका मतलब ये भी एक नाउन है, और नाउन है तो या तो वो नंबर है, या फिर जेंडर है, या फिर केस है। तो मैं पूछता हूं आपसे इसमें कौन सा जेंडर है? ऐसी चीज एग्जाम में आती है। ऐसे नहीं आएगा कि टीचर में कौन सा जेंडर है, ड्राइवर में कौन सा जेंडर है, फादर में। ये आने बंद हो गए, सारी चीजें सिखाऊंगा आपको। देखिए पहले इनके टाइप्स सीखते हैं। जेंडर 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर। तीसरा होता है कॉमन जेंडर। चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। ये 4 तो वो जेंडर हैं जो हमारे SSC CGL लेवल तक के सिलेबस में आते हैं, बैंक के सिलेबस में आते हैं, रीट के सिलेबस में आते हैं। एक 5वां और है जेंडर जो हमारे को फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के सिलेबस में पूछा जाता है, उसको बोलते हैं अपन ड्यूल जेंडर। ज्यादा बड़ी लंबी कहानी नहीं है इसकी,
बता दूंगा मैं, डिटेल्स अपन चारों की पढ़ेंगे, डुअल जेंडर के बारे में बता दूंगा। दोस्तों जिस प्रकार टेंस का संबंध टाइम से है उसी प्रकार जेंडर का संबंध सेक्स से है। और ये जो सेक्स है ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। आपके दिमाग में प्रश्न चिन्ह लग रहा होगा कि सर ये फालतू चीजें हमें क्यों बताई जा रही है, सीधा सीधा हमें वो चीज क्यों नहीं बताई जा रही जो एग्जाम में पूछी जाती है। ध्यान देना, एग्जाम में पूछी जाने वाली चीजें मैं बता सकता हूं पहले, लेकिन वो इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो फिर उन चीजों में अपना अदजल गगरी छलकत जाए वो वाली हालत हो जाएगी अपनी, क्योंकि फिर अपन आधे घड़े की तरह हो जाएंगे। अपने को ज्ञान तो होगा लेकिन वो नुकसानदायी होगा। तो दूसरी चीज देखिए, मैस्कुलिन जेंडर, मैंने यहाँ जेंडर का संबंध किससे बताया, सेक्स से। जिस प्रकार टेंस का संबंध टाइम से, कैसे टेंस भी तीन प्रकार का, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, टाइम भी तीन प्रकार का, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। हमें चीज समझनी है कि टेंस जैसे टाइम पर डिपेंड है वैसे ही जेंडर किस पर डिपेंड है, सेक्स पर। मेल फीमेल टू टाइप्स। फर्स्ट इज मैस्कुलिन जेंडर। दोस्तों मैस्कुलिन को अपन बोलते हैं किस नाम से, पुल्लिंग के नाम से। अगर आपको ये संशय लग रहा हो कि सर मैस्कुलिन ही पुल्लिंग की स्पेलिंग है, फेमिनाइन ही स्त्रीलिंग की स्पेलिंग है, याद कैसे हो, तो ध्यान रखना। मैं एक वर्ड लेता हूं मैन, मैन यानी आदमी, आदमी की स्पेलिंग किससे शुरू, एम से। इधर जो मेल है वो आदमी को दर्शाता है, पुरुष को दर्शाता है, ये भी किससे शुरू, एम से। इधर जो एम है ये भी किसको दर्शाएगा, आदमी को दर्शाएगा, पुरुष को दर्शाएगा, दैट इज कॉल्ड पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर। इधर फीमेल है वो क्या है, एफ से शुरू। इधर फेमिनाइन क्या है, एफ से शुरू। इसका मतलब किसको दर्शाएगा, स्त्री जाति का बोध करवाएगा, मैं दैट इज कॉल्ड स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर, आपने हिंदी में नाम सुना होगा एक उभयलिंग। ग्रामर सारी एक ही है, चाहे संस्कृत की पढ़ लो, चाहे हिंदी की पढ़ लो, चाहे इंग्लिश की पढ़ लो। फर्क सिर्फ इतना ही है, जब आपको हिंदी में पढ़ाई जाती है तो उसमें हिंदी वर्ड यूज किए जाते हैं, जब इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो इंग्लिश के वर्ड यूज किए जाते हैं, जब संस्कृत में ग्रामर पढ़ोगे तो संस्कृत के वर्ड यूज किए जाएंगे। मैटर सिस्टम सारा का सारा एक ही है। न्यूट्रल जेंडर की अपन बात करते हैं तो वो आता है नपुंसकलिंग। डुअल जेंडर जिसको अपन बोलते हैं द्विलिंग। देखिए दोस्तों ये हमारी बहुत ही जेंडर से संबंधित। अब इनके बारे में सारे डिटेल्स हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहली बात पढ़ी हमने नंबर की, दूसरी जेंडर की। अब जो नाउन के पास तीसरा एलिमेंट्स होता है, यानी हम ये कब मान लेंगे कि अब मेरा नाउन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हम तब ही माने जब हमारे को नंबर का पूरा ज्ञान हो, जेंडर का पूरा ज्ञान। अभी तक अपन क्या करते हैं, नंबर बोले दो ही प्रकार के, दूसरे एक वचन और बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनाना सीख लो, बस नंबर का काम हो गया। या तो एस या एस लगा दो, या ई एस लगा दो, या आई एस लगा दो, या बी एस लगा दो, बस आ गई बहुवचन। नहीं, एस ई एस वी ई एस आई ई एस वाले बहुवचन आजकल पूछते ही नहीं है। बहुत सारे आपको पूछ लिया भाई पीस का प्लूरल बनाओ, कई कई स्टूडेंट तो बना देते हैं, बोलो सर ई है तो एस लगा दो, पीसेज, शांतियों नहीं। बहुत सारा पार्ट चलेगा अपना नंबर का, जेंडर का, केस का। ये केस वाला सिस्टम कंप्लीट करते ही मैं सीधे मॉडरेट लेवल पे आऊंगा और वहां से अपन शुरू करेंगे एग्जाम बेस्ड स्टडी। ये दो क्लासें मैंने नाम को आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इजी वे में दी है। तो देखिए तीसरा एलिमेंट है हमारा केस। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, मैं इनको मिटा के लिख देता हूं। तीसरा और साथ में आप लोग कोरोना का भी ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये एक अदृश्य बीमारी है जिसको अपन ना तो पकड़ सकते हैं ना इसको गोली मार सकते हैं। इससे बचाव भी हमारा उपचार है। तो दोस्तों नाउन का जो थर्ड एलिमेंट है हमारा केस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नंबर के दो मतलब होते हैं, एक तो संख्या और दूसरा वचन। ठीक इसी प्रकार अनंत प्रकार के वर्ड ऐसे हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। केस के भी तीन वर्ड होते हैं, देखो कैसे। एक तो होता है कारक, एक अपन थाने में केस करते हैं, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मतलब अलग होता है। दूसरा एक और केस होता है CAS, जिसको अपन कैश पढ़ते हैं।
इसको अपन क्या बोलते हैं, केस बोलते हैं, पर इसका प्रोनाउंसिएशन है ना केस नहीं होता, इसका होता है कैश। क्या होता है, कैश, जिसका यूज अपन करते हैं नगद के सेंस में। इन दोनों का मतलब CAS सेम मीनिंग होता है। बोले सर कहाँ कारक यूज करेंगे, कहाँ मुकदमा यूज करेंगे, इस बात का हमें पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के सेंस को देख करके। हम सेंटेंस का सेंस देखेंगे और यदि सेंटेंस का सेंस मुकदमे में जाता है तो मुकदमा लगाएंगे, कारक में जाता है तो कारक में लगाएंगे। या फिर आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, इंग्लिश ग्रामर के अंदर अपन कारक यूज लेंगे, अदरवाइज अपन मुकदमा यूज लेंगे। बात करता है केस की। दोस्तों आपने संस्कृत के अंदर सुना होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वो भी तो कारक ही है। वही टॉपिक है अब इंग्लिश के अंदर, केस। केस यानी होता है कारक। वहां 8 विभक्ति 8 कारक होते हैं, यहां हमारे पास 3 ही कारक होते हैं। वहां विभक्ति होती हैं, यहां पर 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ध्यान से सुनिएगा। केस होता है 3 प्रकार का इंग्लिश के अंदर। सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। सबसे पहले होता है हमारा कौन सा, सब्जेक्टिव केस। दोस्तों इस सब्जेक्टिव केस को अपन दूसरा नाम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। हिंदी के अंदर अपन बात करते हैं इसकी कर्ता कारक। ध्यान रखना, सब्जेक्ट यानी कर्ता और सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक। दूसरा जो केस होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म और ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। तीसरा जो केस होता है इसका पजेसिव केस। देखिए सेम ही सिस्टम है, अपन जो ऐसे पढ़ते हैं ना कर्ता ने, वो कर्ता ने सब्जेक्टिव केस होता है, कर्म को वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। इंग्लिश में अपन इनको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के नाम से पढ़ रहे हैं। अपना जो तीसरा केस होता है वो लास्ट में अपन देखते हैं, संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर, वो वाला केस क्या कहलाता है, पजेसिव केस। अब पजेसिव केस को अपन बोलते हैं संबंध सूचक या संबंधवाचक कारक। ये जो पजेसिव केस है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो एडजेक्टिव और दूसरा प्रोनाउन। यानी अपन ये कह सकते हैं कि पजेसिव केस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एट फर्स्ट इज पजेसिव एडजेक्टिव एंड सेकंड इज पजेसिव प्रोनाउन। इनकी सारी डिटेल्स अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मैंने आपको नाउन का इजी वे, साधारण सी बात जो हमारे को एग्जाम में आने वाली चीजें पढ़ने के लिए सीखना जरूरी होता है, वो सारी चीजें मैंने आज तक की इस क्लास में क्लियर कर दी है। और दोस्तों कल की क्लास में हम आपसे बात करेंगे नाउन के नंबर वाले कॉन्सेप्ट पे। यानी कल की क्लास में अपन नाउन और नंबर का डिटेल्स जानेंगे। इसी के साथ मैं इस इजी लेवल का दी एंड करता हूं और कल से हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। और यदि कोई आपको कमी लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे से शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन हो, आप ये मत सोचना नाउन से संबंधित ही, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कर सकते हैं। जरूर हम आपका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। थोड़े दिनों बाद हम लाइव भी आएंगे और लाइव का टाइम भी आपको बता देंगे। सो थैंक्स, धन्यवाद।